भोजन की भी बहुत बड़ी कीमत बंधुओं। ये भोजन हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा तो पैदा करता ही है, आवेग भी पैदा करता है। तो जैसे अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, तो गर्मी के दिनों में आप जब पानी पीते थे तो या तो फ्रीजर का पीते थे, फ्रिज का पीते थे, या मटके का पीते थे, है ना। लेकिन अब वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में अगर आपको अपने ध्यान की स्थिति बनाए रखनी है तो मिट्टी के पात्र को हटा करके अब आपको तांबे के पात्र के प्रयोग करने की जरूरत है। वर्षा ऋतु में जो भी जल पिया जाता है वो तांबे के पात्र का धरा पिया जाता है, तो शरीर थोड़ा और अच्छा, स्वस्थ और व्यवस्थित रहता है। गर्मी के दिनों में जहां पित्त प्रकोपित होता था तो आप 12, साढ़े 12, 1 बजे थोड़ा सोना पसंद करते थे। वर्षा ऋतु में सोने वाले लोगों की आयु क्षीण होती चली जाती है। जैसे ही ये सावन का महीना लग गया, सावन के महीने में दोपहर में जो भी व्यक्ति सोएगा, जितने घंटे जितने मिनट सो रहा है उतने सेकंड और मिनट की आयु उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसा विज्ञान है, आप देखो कैसा अभूतपूर्व है। लेकिन हमने तो आदत बना ली महाराज, हमारे पिताजी की तो बरसों से आदत है, वे खाना खाएं और सीधे सोते हैं, पड़ जाते हैं आधे घंटे के लिए। तो आप अपने पिताजी की उम्र अपनी माँ की उम्र से मिला लीजिएगा। आपकी माँ 24 घंटे काम करती है और आपके पिता भोजन करने के बाद अगर सो जाते हैं तो पिता की मृत्यु 65-68 साल में हो जाती है और माँ 85 साल तक जिंदा रहती है। जबकि जब दोनों का संबंध हुआ था तो दोनों के संबंधों में उम्र का फर्क सिर्फ 2-4 महीने का था, लेकिन जीवन और मृत्यु का फर्क 20-20 साल का कैसे पड़ गया, इसके पीछे ये विज्ञान भी काम करता है कि वर्षा ऋतु में दोपहर में किसी को भी नहीं सोना चाहिए। हाँ, जेठ में थोड़ा बहुत पित्त प्रकोपित होता है, दिमाग ज़्यादा धूप रहती है, गर्म होता है तो ठीक है। अब अभी भी आपकी आदत होगी क्या, कूलर, एसी, फ्रिज की, खाने पीने की। आप देख लीजिए इस बात को कि जिन लोगों के भोजनचर्या में या फिर आहार विहार में अभी भी फ्रिज की आइटम और आइसक्रीम रखी रहती है। आज की जो मॉडर्न एज के जो लोग होते हैं बंधुओं, बड़े एडवांस हैं, उनका वाईफाई, उनका नेट इतना तेज काम करता है, जैसे ही भूख लगती है वो तुरंत 30% ऑफ में एक पिज्जा और एक कोक ऑर्डर कर देते हैं। गरम गरम पिज्जा और बिल्कुल ठंडा कोक, दोनों एक साथ आकर के रख जाता है। अब प्रकृति विरुद्ध जब वो आहार करते हैं कि पिज्जा गरम खाते हैं और कोको कोला ठंडा पीते हैं, फलता है आंतें बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। अमिताभ बच्चन ने पहले कोको कोला का खूब ऐड करता था, लेकिन जब उसको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई और जब डॉक्टर ने बताया कि कोको कोला पीने से आपकी आंतें खराब हो गई हैं, उसके बाद श्रीमान जी ने कोको कोला के ऐड करने बंद कर दिए। दूसरी कंपनी के दूसरे लोगों को पकड़ लिया लोगों ने। तो आज जो आपकी प्रकृति है, आप पहले ये समझ लो कि आप कैसे हैं, क्या हैं और क्या चाहते हैं। आप कैसे हैं तो आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप वर्तमान परिस्थितियों में आज आप क्या हैं, कैसी जीवन शैली है आपकी। अगर जीवन शैली में ऐसी पिज्जा और कोक रखा हुआ है तो फिर कोख में जाने में, मिट्टी की कोख में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जमी दोज होने में, मरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता बंधु, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो आहार विज्ञान, सामायिक का विज्ञान ये भी कहता है कि साधु को ये पता होना चाहिए कि किस ऋतु में कैसा भोजन करना पड़ता है। अब आप स्टील के पानी में भोजन पीते होंगे या फिर मिट्टी का पीते होंगे, आपको पता चले कि सावन के माह से तांबे के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। और यही शीत ऋतु जब आने लगती है तो शीत ऋतु में यही चीज स्वर्ण पात्र की हो जाती है कि सोने के पात्र में पानी पीने को कहा शीत ऋतु में। महाराज सोना तो 50-55 हजार रुपए किलो है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। आप प्राय करके देखिएगा कि सोने के जितने आभूषण होते हैं वो गले से, चेस्ट से ऊपर पहने जाते हैं। कान में बाला पहनते हो, नथ पहनते हो, गले में आप कोई भी सेट पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो या मोटी चैन पहनते हो, सारी की सारी चीजें गले में ऊपर क्यों पहनी जाती है? क्योंकि सोना इतनी ऊर्जा देता है कि उस ऊर्जा से इस छाती के ऊपरी भाग में जमा हुआ जितना भी कफ है वो कफ गल जाता है।
ये विज्ञान है कि नाभि से नीचे सोना नहीं पहना जाता। फिर महाराज हाथ में जो हम अंगूठियां सोने की पहनते हैं, अगर आपको सही सही पता हो तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों की विशेष दशा खराब है, उसमें से मान लीजिए किसी का ऊर्जा का स्तर बिल्कुल न्यूनतम चला गया है, किसी को क्षय रोग की बीमारी है, तो उसको 1-2 सोने की अंगूठी पहना देते हैं। लेकिन स्वस्थ पुरुष को हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ चांदी की अंगूठियां ही पहननी चाहिए। लेकिन स्टेटस सिंबल है कि सोने की अंगूठी पहनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसे वाले हैं। एक्चुअल में नाभि के नीचे जितना भी सोना जाता है वह आपकी ऊर्जा का अधोपतन करता है, और कफ का स्तर जब पेट में या उसके आसपास बढ़ता है तो फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां नए तरीके की पैदा होती हैं। और जब आप वही सोने की चैन ऊपर पहनते हैं, कान का बाला पहनते हैं, माथे में कुछ पहनते हैं, बेंदी लगाते हैं, गले में कुछ पहनते हैं, तो छाती के ऊपर के भाग में जितना भी कफ जमा रहता है ठंडी के दिनों में, वो सारा कफ धीरे धीरे सोना के प्रवाह से निकलता रहता है। और सोने के पात्र में पानी पीने को ठंडी में कहा, तो महाराज सोने का गिलास कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए उपयोग में बताया, आयुर्वेद कहता है कि आप किसी भी पात्र में भोजन को, पानी को गर्म करके उसमें कोई सोने की अंगूठी या चैन डाल दीजिए। उससे उस पानी के अंदर स्वर्ण की जितनी भी ऊर्जा है वो उसमें उतर जाती है। उसको पीने से ठंडी के दिनों में रोगियों को बहुत जल्दी आराम मिलता है। कैसा गजब का विज्ञान है हमारा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या, जो पता है महाराज हम वो कर लेते हैं। कोको कोला बुला लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बुला लेते हैं, खा लेते हैं, काम कर लेते हैं। जीना तो है, जीने के लिए खाने वाले लोग मंदिरों में कभी सामायिक और ध्यान को प्राप्त नहीं होते बंधु। हम आपसे शुरुआत में हमने आपसे यही पूछा था, मंदिर में इतनी सामायिक करने की कोशिश करते हो, कौन सी सामायिक सफल हुई है बता दो? एक भी नहीं महाराज। उसके कारण मैंने आपको शुरुआत में बता दीजिए, दोबारा बताना समय की खराब करना है। मैं आपका समय खराब नहीं कर सकता क्योंकि आप तो बहुत कीमती लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। कम शब्दों में अच्छी बात चाहिए। बारिश के दिनों में खट्टा, मीठा और नमकीन, इन 3 चीज़ों के 3 स्वाद का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर वात बहुत प्रकोपित रहता है। प्रायः करके आप देखेंगे आयुर्वेद कहता है कि नहाने से पहले शरीर में तेल मर्दन कर लो, अच्छा तेल लगा करके वर्जिश कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से तेल रगड़ लो, उसके बाद ठंडे पानी से नहाओ। लेकिन वर्षा ऋतु में ठीक इससे विपरीत होता है कि नहाने के बाद नारियल तेल और कपूर को मिला करके थोड़ा सा शरीर में तेल लगाने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि इस वातावरण में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि नमी के कारण दीमक और फंगस सबसे ज़्यादा स्पीड में डेवलप होते हैं और लगते रहते हैं। तो कई बार बॉडी में भी फंगस लग जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, दाद होने लगा है, खुजली होने लगी है, या बारिश के दिनों में आपने देखा कि अचानक कुछ दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे लाल लाल चित्ता पड़ गया, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। इन सब चीज़ों में प्रकृति कहती है कि नहाने के बाद आप थोड़ा सा नारियल तेल कपूर में मिला करके बॉडी में लगा ले, ये आपके बॉडी को दीमक से बचा करके रखेगा। इतना विज्ञान गुरुओं ने कितना सिखाया होगा आयुर्वेद में। कल्याणकारक ग्रंथ है आचार्य उग्र आदित्य महाराज का, कभी आप उसको पढ़ के देखने का कोशिश करिएगा। निसर्ग सागर जी महाराज प्राय करके उसको पढ़ते रहते हैं और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। ये वो बारिश की ऋतु है, खट्टा, मीठा और नमकीन 3 चीज़ों का प्रयोग। स्निग्ध वस्तुओं का प्रयोग करना है लेकिन तला नहीं खाना है। महाराज जब चिकना खाना है तो भी तला नहीं खाएंगे तो चिकना कैसे जाएगा? वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इस बारिश के मौसम में तली वस्तुएं नहीं खानी है, स्निग्ध खानी है। तो स्निग्ध में जैसे आपने पराठा ले लिया या रोटी के ऊपर घी लगा के खा लिया, तो जैन समाज में तो प्राय करके 365 दिन रोटी में घी लगा खाते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। कई जगह गरम सूखी रोटी भी खाने का प्रचलन है कि सूखी रोटी के साथ दाल दे दी जाती है और वो खाते हैं। तो जिनके घरों में ऐसा चलता है उनके यहाँ बताया जा रहा है कि स्निग्ध भोजन करें लेकिन तला ना करें और स्ट्रीट फूड को ना खाएं। फुल्की खाने का बहुत, पानी फुल्की खाने का मन है। तो जितने भी बारिश की ऋतु में स्ट्रीट फूड रहते हैं वे प्रायः करके
मैदा बेस्ड रहते हैं। और मैदा को बेस्ड लेकर के, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर हो, चाहे आपकी फुल्की हो, चाहे आपकी कचौरी हो, चाहे आपके दूसरे कोई समोसे हो या दूसरा कोई आइटम हो, ये जितने भी आइटम आप बारिश के दिनों में खाएंगे वो आपके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आपकी पूरी फिजिक्स को खराब कर देंगे, क्योंकि बाहर नमी बहुत ज़्यादा है। मैदा अंदर ज़्यादा खाने पर क्या होता है बंधुओं बताइए? जम जाती है। जमने पर आपको इसी सीजन में डिसेंट्री की प्रॉब्लम, आम की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने लगती है। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर सही तरीके से धर्म ध्यान करना है तो भोजन के विज्ञान को भी सुधारना पड़ेगा। जहाँ रहते हो उस विज्ञान को भी सुधारना पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मणः फल प्राप्ति हृदय। उदय क्या है? किस वस्तु का नाम है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मणः फल प्राप्ति। किसी भी कर्म का फल जब फलीभूत होता है तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चार की आवश्यकताएं रहती हैं। अपने द्रव्य को टटोल लो। जिस मंदिर में जाकर के आप ध्यान और समाहित करना चाहते हैं उस मंदिर की ऊर्जा को भी टटोल लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर आते हैं बंधुओं, मार्केट में मिलते हैं। आप खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम आगम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी आगम हमें समझ में नहीं आता। आपको लग रहा है आपका समय हो गया, अभी 8 मिनट और हैं। आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसको नहीं आ रही? अच्छा बता दो। पीछे तक आ रही है ना? हजारों लोग बैठे हैं, उन सबको हमारी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए, ये वो सीजन है। आपने कभी रायता तो खाया होगा ना, दही का, चाय के साथ मिला के खाना पसंद करते हैं। मैक्सिमम घरों में फ्रूट सलाद बनती है तो ककड़ी के साथ रायता खाते हैं, दही का। जबकि वर्षा ऋतु में ककड़ी और दही का कॉम्बिनेशन 100% अपोजिट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको भोजन में कुछ करना है, दही लेने की इच्छा है, तो दही के साथ आप लौकी तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ककड़ी खाई तो आपको शीतांश पैदा कर देगी। नमी पैदा करने से आपको सर्दी के साथ साथ मलेरिया और निमोनिया होने के 100% चांसेस हैं इस वर्षा ऋतु में। ये वही बारिश की ऋतु है कि जब अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना चिपचिप करता है, तो रात में हम बाहर सोने की कोशिश करते हैं और पानी की नमी के साथ जब हवाएं चलती हैं और शरीर में लगती हैं तो शरीर में लकवा लगने का सबसे बड़ा सीजन है ये वर्षा ऋतु। इस वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा पैरालाइसिस के अटैक होते हैं, वो ठंडी हवा खाने के चक्कर में। और वो ठंडी हवा ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश की, कूलर की ठंडी हवा में भी इसी वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा लोगों को लकवा लगता है। महाराज जी रात में सो रहे थे, सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, मम्मी तो अभी 40 साल की है लेकिन पैरालाइज्ड हो गई, वैक्स फॉल्सी हो गया। अब उसमें भी अगर सेकंड 2 नंबर का हो गया है तब तो गया आदमी काम से, कि कुछ ना कुछ एक पार्ट डैमेज हो ही जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि सावन के महीने में हमको अपने कूलर के प्रयोग बंद कर देने हैं, एसी का प्रयोग बंद कर देना है, दही के साथ ककड़ी का प्रयोग बंद कर देना है, स्ट्रीट फूड बंद कर देने हैं। इसके साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी खाने की आदत जो पड़ी थी, वो स्पाइस भी आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करने वाली स्पाइस भी बंद कर देने हैं। तब जाकर के हम इस वर्षा ऋतु में अपने आप की मानसिकता को बिल्कुल सामान्य रख पाएंगे। बंधु बहुत कठिन है। एक समय की कीमत साधु जितना समझता है इतना श्रावक नहीं समझता। और साधु जब इस समय की कीमत समझता है तो साधु भोजन में भी बहुत कॉन्शियस रहता है, क्षेत्र में भी बहुत कॉन्शियस रहता है, सोने उठने बैठने में हर जगह उसकी जागरूकता हमेशा निरंतर बनी रहती है। आप यहाँ पर देखिए कि उस वात का शमन करने के लिए जैसे अभ्यंग किया, मतलब यही एक सीजन है कि आप तेल का मर्दन करेंगे तब जाकर के आपकी फिजिक बिल्कुल बराबर बनी रहेगी। कई लोग जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा आहार विज्ञान कैसा हो। महाराज श्री बेसन जो होता है वो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है, तो इसी सीजन में आप लचका और
क्या कहते हैं उसको, कढ़ी, कढ़ी कहते हैं ना। कढ़ी काय की बनती है, बेसन की बनती है। बुंदेलखंड की डिश है लचका और कढ़ी। तो बारिश के दिनों में यही लचका और कढ़ी खाई जाती है, भजिया डाल करके। तो वो जो बेसन होता है वो पानी से निकलने वाले जितने भी स्रोत के विकार हैं, इन विकारों को नष्ट कर देता है। शुद्ध पानी की बारिश के दिनों में बहुत कीमत है। चूंकि बारिश होती है तो जितनी भी वनस्पतियां जहरीली रहती हैं, इसके ऊपर से बारिश का पानी होते हुए मिट्टी में समा करके नीचे से पूरे के पूरे नीचे के स्रोत को खराब कर देता है। तो बारिश के दिनों में जिनको भी स्वस्थ रहना है, पहली जवाबदारी बनती है कि सुबह सोकर के उठें, एक भगोनी या गगरी में पानी छान लें, उस छने हुए पानी में एक सौंठ का टुकड़ा डाल दें और उसको उबाल लें। उबालने के बाद आप उसको ठंडा करके पिए तो कभी भी वात के प्रकोप आपके पूरे शरीर में बारिश में 4 महीने 2 महीने नहीं होंगे। 2 महीने की वर्षा ऋतु है, फिर 2 महीने बाद वर्षा ऋतु चली जाएगी। तो इन 2 महीने में अपने आप को संतुलित रखना बहुत बड़ी चीज है बंधु, कि सौंठ का छोटा सा प्रयोग पानी में डाल करके उबाल देना है। आपसे गर्म पीते नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप उसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके फिर उसका आप प्रयोग करिए, तब जाकर के आप बारिश की ऋतु में स्वस्थ रह पाएंगे। बेसन एंटीबायोटिक है, एवरीडे थोड़ा सा तो लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो तला नहीं लेना है, इसलिए नमकीन और इन चीज़ों को मना कर दिया। और बेसन लेना है, इसलिए बुंदेलखंड में खड़ी और लचका बनता है। भजिया डाल के खड़ी लचका बना दिया और उसी में लोगों का आहार विज्ञान हो गया और खत्म हो गए। अब इसी बारिश की ऋतु में घमौरी बहुत होती होगी, आपने देखा होगा। पीछे पूरा पीठ लाल हो गई, पेट लाल हो रहा है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, स्किन डिसीज हो रही है। तो उसका भी आयुर्वेद इलाज बोलता है कि आप हल्दी और कपूर दोनों को पाउडर को मिला करके, और बॉडी में जैसे आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं, सिर्फ आप कपूर और हल्दी मिला करके लगा लीजिए। 3 बार के लगाने पर आपकी घमौरी चली जाएगी। कितना सस्ता इलाज है, लेकिन आपको तो डर्मीकूल चाहिए। 200 रुपए का पाउडर जो बैल की हड्डी से बनता है, उसको डाल करके तो आप कूल होना चाहते हैं, लेकिन कपूर और हल्दी मिला करके अपनी घमौरी को खत्म नहीं करना चाहते। कैसा आश्चर्य का खेल है। और जमाना खराब है, क्या करें, जैसा दिखाया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसके बाद एक और अच्छी बात यहां पर कही कि पृथ्वी पर कीड़ों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यही बारिश का सीजन है जब पूरा जैन दर्शन कहता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हैं सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं। आप वो जो धनिया पत्ती खाते हैं ना बंधु, इस बारिश के सीजन में धनिया पत्ती है, पुदीना है, या फिर मेथी की भाजी है, पालक है, या फिर आप मान लीजिए घर के अंदर रहते हैं तो पत्ता गोभी खाते होंगे, फूल गोभी खाते होंगे। तो जब ये अभी जिस पानी से बन के तैयार होकर के आ रही हैं, जैसे ही ऊपर से नमी होती है वातावरण में और धूप निकलती है, तो जैसे ही थोड़ी सी धरती गर्म होती है, सचित और उष्ण ऐसे संबंध मिलने पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है पूरे संसार में। और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये धनिया पत्ती ऊपर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन इसके नीचे का जो भाग होता है उसमें जाकर के वो चिपक जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े, बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े, चाहे वो धनिया पत्ती हो, चाहे वो पुदीना हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो। तो ये छोटे छोटे कीड़े इसमें ऐसे जाकर के इतना ज़्यादा चिपक जाते हैं कि आपके झटकारने पर, धोने पर, पानी से साफ करने पर, ऐसे ऐसे करने पर वो किसी कीमत में वहाँ से नहीं निकलते, वो उसमें चिपके ही रहते हैं। तो जैन दर्शन में 2 महीने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां पूरी की पूरी वर्जित कर दी। किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। नहीं खाने का कारण अहिंसा तो है ही, स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है, और साधु संप्रदाय तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाता ही नहीं है, तो वो इससे मुक्त है। लेकिन श्रावक भी अगर इसका उपयोग करता है तो उसको उसकी भी जागृति की आवश्यकता है कि संहार बिना दाल में धनिया पत्ती डाले मुंह के अंदर नहीं जाती ना, 2 महीने बंद कर देना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। सावन में दूध नहीं पीना चाहिए बंधु, ये बारिश का ऋतु है। आप कभी भी रास्ते में चलते हुए गाय या भैंस के गोबर को देखिएगा। जब वो हरी पत्तेदार सब्जियां गाय चरती रहती है, गाय का डाइजेशन कितना हाइपर स्पीड का होता होगा सोचिए। खड़ा चना खाती है और गोबर कर देती है, घास खाती है, गोबर, सूखा भूसा खाती है, खली खा लेती है, चुनी खा लेती है,
और गोबर में डाइवर्ट करके उसको निकाल लेती है। लेकिन इस सावन के महीने में जब गाय और बैल का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो इन दोनों के पूरे गोबर बहने वाले और लिक्विड हो जाते हैं। कभी भी आप रोड में चलती हुई गाय का गोबर देखिएगा, उनका पूरा पृष्ठभाग है वो छपा रहता है गोबर से। तो जब ऐसी गाय का दूध हम पीते हैं तो उस दूध के पीने पर उस विषैले पौधों के और जो वनस्पति हैं उसकी शक्ति और परमाणु गाय के दूध से होते हुए हमारे शरीर में आकर के हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम भी खराब कर देते हैं। तो जो थोड़ा भी अस्वस्थ हो वो दूध का प्रयोग न करें। सावन में दूध बिल्कुल वर्जित कहा गया है कि दूध का प्रयोग नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार स्वस्थ मनुष्य के ऊपर ये रूल लागू नहीं होते। तो जो इनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है वो तो लेते रहते हैं, लेकिन वो भी अनुभव करेंगे कि इसके सावन के महीने में दूध लेने पर हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। और रात्रि भोजन ना करें। शाम को चूंकि नमी वातावरण में बहुत है इसलिए हैवी डाइट भोजन करने पर जो गैस जनरेट होती है, जैसे जब पानी बारिश का ऊपर से नीचे गिरता है तो धरती से गैस निकलती है, ठीक ऐसे ही बारिश की ऋतु में जठराग्नि के अंदर भी गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वे पदार्थ जो बहुत हैवी हो वो शाम को नहीं करना। बारिश के दिनों में 2 महीने का संकल्प हो कि सिर्फ खिचड़ी खा करके अगर हम काम चला लें, बिल्कुल लो कैलोरी डाइट वाली खिचड़ी। चावल खाने पर कैलोरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन दाल और चावल मिला करके पकाने पर वही कैलोरी का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो वो हमारे शरीर को पुष्ट और संतुष्ट भी रखती है और कैलोरी बढ़ने नहीं देती, फलतः हमारे शरीर में गैस फॉर्मेंटेशन नहीं होता। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बारिश के दिनों में आपको नहीं होगी।